आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बिजलियों की गड़गड़ाहट से मौसम और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मुंबई तकरीबन रात के 1 बजे होटल ब्लू नाइट में, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा होटल था, वहीं उस होटल के एक लग्जरियस रूम में किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। उस रूम के अंदर एक लड़की, जो कि दीवार पर चिपक कर खड़ी थी, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी से बहुत ज़्यादा डर रही हो और वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इस वक्त उसके हाथों में और पैरों में चोट के निशान थे, जिससे हल्का हल्का खून रिस रहा था। वह लगातार रोए जा रही थी। तभी उस कमरे में एक लड़का इंटर होता है। वह उस लड़की को देखकर गुस्से में घूरते हुए बोलता है, चुप रहो, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारे इस तरह रोने से मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है, और वैसे भी गलती तुम्हारी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? तुम्हें क्या लगता है मैं नशे में हो जाऊंगा तो तुम्हें टच करूंगा? अरे तुम जैसी घटिया लड़की को मैं टच करना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। और तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी घटिया ट्रिक से मुझे अपने करीब ला पाओगी? तुमने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया और मेरे करीब आने की कोशिश की। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हें इस बात की कैसे सज़ा दे सकता हूँ। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारे इस स्टोरी की हीरोइन आर्या आहूजा है। और उस पर गुस्सा कर रहा लड़का उसका दोस्त, या कह लो उसके बचपन का दोस्त, उसका प्यार, उसका सब कुछ आरव जिंदल है, जिसे वह लड़की बेइंतहा प्यार करती है। वह लड़की आरव के इतना घटिया इल्ज़ाम को सुनकर उसे देखते ही रह जाती है। वह रोते हुए बोलती है, नहीं आरव, मुझ पर यकीन करो, मैंने यह सब कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके इस तरह सफाई देने से आरव को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपने पास पड़ी गिलास को उठाकर त्रिशा के ऊपर आर्या के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से आर्या को बहुत तेज चोट आती है और वह गिलास आर्या के सर से टकराकर टूटकर नीचे गिरता है, जिससे उसका कांच चारों ओर बिखर जाता है। वह आरव को अपनी भरी हुई आंखों से देखने लगती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिससे वह इतना ज़्यादा प्यार करती है वह उससे किस कदर नफरत करता है। एक बार भी उसने उस पर गिलास फेंकते हुए नहीं सोचा कि उसे इससे चोट आ सकती थी। वहीं उस पर गुस्सा होते हुए आरव बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है तुम मेरे पास मत आया करो, मुझे तुमसे घिन आती है, लेकिन तुम घटिया लड़की मेरी बातों को नहीं सुनती हो और बार बार मेरे करीब आने का बहाना ढूंढने लगती हो। उसके इल्ज़ाम को सुनकर आर्या अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, आरव रियली आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरी बातों पर भरोसा रखो। मैंने वह ड्रिंक तुम्हें नहीं दी थी, वह ड्रिंक तो किसी और ने तुम्हें दी थी। प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे इन शब्दों से मेरी जान निकल रही है, मैं मर जाऊंगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी बातों को सुनकर आरव गुस्से में चिल्ला पड़ता है और बोलता है,
लिसन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में आ जाऊंगा और मैं तुम्हें यह बोल दूंगा और यह तुम्हारी इस तरह की घटिया चाल में फंस जाऊंगा। मैं तुम जैसी लड़की को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, और तुम्हारे आज की गलती के कारण मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन बचपन से मैं तुम्हें अपना दोस्त मानते आया हूँ। सिर्फ यही एक कारण है जिस वजह से आज तुम जिंदा लौट रही हो, वरना आज के आज मैं तुम्हारी जान निकाल लेता। यह कहते हुए आरव के गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, उसके हाथ गुस्से की वजह से कांप रहे थे। फिर वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद तुम कभी मेरे आंखों के सामने मत दिखना, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहीं आरव उसे एक बार फिर घिन भरी नज़रों से देखकर गुस्से से उस रूम से चला गया। वहीं आर्या के कानों में अभी भी आरव की कही बातें सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आज आर्या का दिल पूरी तरह से टूट गया था। इस वक्त वह अपनी होश में नहीं थी। वह अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर वहां से बाहर निकलती है और पागलों की तरह वह सड़कों पर चली जा रही थी। उसे होश नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। वह इस समय अपना सुध बुध खोए बस सड़क पर सीधे चली जा रही थी। इस वक्त बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजलियों की गड़गड़ाहट भी बहुत ज़्यादा थी, जिससे रास्ता बहुत ही भयानक लग रहा था। फिर भी उसे इस बात की कोई सुध बुध नहीं थी, वह तो सीधा चले ही जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश में ना हो। तभी अचानक वहाँ 4-5 गुंडे आते हैं जो उसे अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। उन लोगों ने इस समय आर्या बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उन लोगों ने उसके आंखों पर काली पट्टी बांध दिया था, उसके मुंह को टेप से चिपका दिया था। वह लोग उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ गाड़ी के पीछे वाली सीट पर फेंक देते हैं और फिर गाड़ी बंद कर वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। वह समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसके समझ से सब कुछ बाहर था। तभी वह लोग आर्या को लेकर एक घने जंगल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ एक टूटा फूटा सा मकान था जो देखने में बिल्कुल खंडहर था। वह लोग आर्या को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं, पर अंदर से वह मकान बिल्कुल सही था। वह लोग आर्या को ले जाकर किसी के कदमों पर फेंक देते हैं। तभी वह व्यक्ति आर्या को बहुत ध्यान से देखता है और फिर अपने लोगों को इशारा करता है। एक गार्ड आगे बढ़कर अपने हाथों में एक इंजेक्शन लेकर आता है और वह आर्या के बाजुओं में उसे लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही आर्या के शरीर में दर्द की एक लहर उठती है और उसे चक्कर आने लगता है। वह थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाती है। तब वह लोग आर्या को घसीटकर एक कमरे में ले जाते हैं और उसे अंदर फेंककर कमरा बंद कर देते हैं। फिर रात का वक्त। आर्या को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि किसने उसे किडनैप किया है और उसे किस जगह लाया गया है। इससे पहले वह कुछ सोच समझ पाती कि उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। कई घंटों बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था। उसके शरीर में जान नहीं थी, बस वह आंखें खोलकर सब कुछ देख सकती थी और महसूस कर सकती थी, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। वहीं उसके कमरे में 3 से 4 बहुत ही हट्टे कट्टे व्यक्ति आते हैं।
वह लोग देखने में बहुत ही भद्दे और भयानक थे। शायद कोई आम इंसान उन्हें देख ले तो डर के मारे उनकी रूह ही कांप जाए। वह बारी बारी से अब आर्या के साथ उसका रेप करने लगते हैं। इसी तरह यह सिलसिला सुबह तक चलता है। अब तक में आर्या पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर नोचने और काटने के निशान बने थे। पूरा शरीर उसका खून से भरा हुआ था। वहीं बेड में नीचे की ओर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था, जिससे यह पता चल रहा था कि वह लोग उसके साथ कितना ज़्यादा वाइल्ड थे। अब यह सिलसिला लगातार रोज उसके साथ होने लगा था। इसी तरह उसे खाने में एक ऐसा ड्रग्स दिया जाता था जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता था। अगर वह खाना नहीं खाती थी तो उसे किसी तरह यह ड्रग्स उसके शरीर में पहुंचा दिया जाता था, चाहे उसे इसके लिए इंजेक्शन का ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। यह रोज का बन चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 3 साल बीत गए। आर्या हर रोज अपने मौत का इंतजार करती। भगवान से वह दुआ में अपनी मौत मांगती थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था उसकी जिंदगी का से क्या हो गई। हर रोज अलग अलग लोगों द्वारा उसके साथ जबरदस्ती किया जाता और वही उन हैवान की हैवानियत को सहने के अलावा आर्या कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ लोग तो उसे बहुत ज़्यादा मारते और पीटते भी थे, जिस कारण से उसके पूरे शरीर में मारने पीटने और नोचने के निशान बन गए थे। वह अब इतने ज़्यादा गहरे हो चुके थे कि शायद ही वह कभी भर पाएगा। तभी अचानक से एक दिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उस रूम में कोई आता है। इस वक्त वह एक बेड पर बिल्कुल जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उसके शरीर में चलने फिरने तक की हिम्मत नहीं थी। वह खुद को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं सरका के ले जा सकती थी। वह उठकर बैठना चाहती थी, पर वह उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी। वह कैसे भी करके उस ओर देखती है जिस ओर से कुछ कदमों की आहट आ रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का और एक लड़की आकर खड़े हो जाते हैं। वह उसे इस हाल में देखकर बहुत ही घटिया तरीके से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर आर्या का दिल डर से कांपने लगता है। वह अपनी आंखों को ठीक से नहीं खोल पा रही थी, पर किसी तरह वह जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने उस लड़की को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी प्यारी दोस्त श्रेया थी, जिसे वह अपने जान से भी ज़्यादा चाहती थी। उसे वह अपनी बहन की तरह मानती थी। वहीं उसके साथ खड़ा आदमी उसके कंपनी का मैनेजर था, जो उसके पापा का अच्छा दोस्त था। वह दोनों बाप बेटी थे। यह बात आर्या को नहीं पता थी। वह दोनों उसे देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी में उनकी नीचताई दिख रही थी। वह इतने ज़्यादा घटिया और नीच गिरे हुए इंसान थे जिसकी कल्पना भी आर्या नहीं कर सकती थी। वह लोग हंसते हुए बोलते हैं, ओह आर्या, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। देखो तो महलों में रहने वाली अपने माँ बाप की शहजादी आज कैसे गटर के कीड़े की तरह बिलख रही है। तुम तो बाजारू हो चुकी हो, जिसे हर रोज कोई आता है और इस्तेमाल कर चला जाता है। इतना बोलकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगती है।
उसकी हंसी बहुत ही घिनौनी थी, जिसे सुनकर आर्या को लग रहा था उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वह नफरत से उन लोगों की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? और तुम्हें तो मैंने अपनी बहन माना था। मैंने तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा किया था। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तभी उसकी तरफ मक्कारी से देखकर हंसते हुए श्रेया बोलती है, अरे मैं तो भूल गई थी, तुम मेरी दोस्त हो। चलो अच्छी बात है, तुमने मुझे याद दिला दिया। वैसे मैं तुम्हें यहाँ एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। फिर वह सोचने का नाटक करते हुए बोलती है, ठीक है तुम बताओ, पहले गुड न्यूज़ सुनोगी या बैड न्यूज़? ऐसा करते हैं, पहले बैड न्यूज़ सुनाते हैं जिससे तुम्हें दुख हो, तो फिर गुड न्यूज़ सुनाएंगे, इसके बाद तुम खुश हो जाना। इतना कहकर श्रेया मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, लेकिन आज मैं तुम्हें बैड न्यूज़ सुनाऊंगी और कल तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। इतना बोलकर वह अपने पापा को इशारा करती है, तो उसके पापा रिमोट से सामने लगी टीवी को चालू कर देते हैं, जिसमें न्यूज़ दे रहा था। जैसे ही टीवी की आवाज़ आर्या के कानों में पड़ती है, तो वह उस ओर देखती है और देखकर बिल्कुल ही चौंक जाती है। उस न्यूज़ में दे रहा था, आर्या आहूजा परिवार की बेटी, जो उनकी राजकुमारी थी, उनके खो जाने की वजह से उनके माँ पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वह लोग उन्हें ढूंढने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे, जहां कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। यह खबर सुनकर आर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर न्यूज़ में आगे देता है, जब उनके परिवार वाले उन्हें देखने जा रहे थे, तो अचानक से कोई ट्रक आकर उनका एक्सीडेंट कर देता है, जिस वजह से उनका पूरा परिवार एक साथ ही खत्म हो गया। यह बहुत ही दर्द भरा भयानक हादसा था। किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस समय जिनकी सांसें चल रही थी, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कुछ लोगों को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया है। यह सारे न्यूज़ आर्या के कानों में बिल्कुल किसी गरम लावे की तरह थे, जिसे पिघलाकर उसके कानों में डाला जा रहा हो। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उसकी ज़िंदगी भी इतनी खराब हो चुकी थी, वहीं उसके परिवार वालों के साथ भी यह हादसा हो गया। तभी टीवी को बंद करते हुए श्रेया के पिता अमित खुराना वह बोलते हैं, चलो तुम्हें गुड न्यूज़ मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि श्रेया तो तुम्हें गुड न्यूज़ देने से रही, बैड न्यूज़ तो तुमने सुन ही लिया। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं, तो सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ यह है कि वह एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। तुम्हारे माँ बाप को भी मैंने ही एक्सीडेंट करके मारा था, और फिर जब तुम्हारी बाकी की फैमिली उन्हें देखने जा रही थी, तो उनका भी एक्सीडेंट मैंने ही करवा दिया। अब तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा सारा पैसा और प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बेटी की हो जाएगी। आर्या श्रेया की ओर देखते हुए, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर तुम लोगों ने मेरे पूरे परिवार को क्यों मार डाला? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे माँ पापा तो तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह मानते थे, उन लोगों ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, फिर भी तुम ऐसी हरकत उन लोगों के साथ कैसे कर सकती हो? आखिर में मेरी गलती क्या थी? उन लोगों की गलती क्या थी? तुमने मुझे तो सज़ा दी, फिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? जो भी गलती होगी, तुमने उसकी सज़ा मुझे दे दी थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तुम तो किसी की बेटी और बहन बनने लायक नहीं हो। यह कहकर आर्या उठने की कोशिश करने लगती है, पर उसका पूरा शरीर बेजान था। वह एक इंच भी खुद को नहीं हिला पाती है। उसे इस तरह स्ट्रगल करता देखकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, ओ आर्या माई डार्लिंग, तुम इस तरह क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो? तुम्हें तो अच्छे से पता है तुम्हें किस तरह का इंजेक्शन दिया जाता है और किस तरह का पॉइजन तुम्हारे शरीर में है। तुम खुद को एक इंच भी नहीं हिला सकती हो, इसलिए बेकार का स्ट्रगल करना छोड़ दो और बस अपनी मौत का इंतजार करो। पर मुझे समझ नहीं आता, इतना टार्चर करने के बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हारी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो अब तक में कब से मौत के आगोश में चला गया होता, पर तुम तो बहुत ही कड़ी हड्डी की हो, मरने का नाम ही नहीं ले रही हो। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। इस समय आर्या बहुत ज्यादा बेबस और लाचार थी। वह भगवान से मन में ही बोलती है, हे भगवान, अगर तू सच में इस दुनिया में है तो बस एक बार मेरे शरीर में जान डाल दे। मैं इन लोगों की सजा दे दूं, फिर तू मुझे चाहे जैसी मौत देना, मैं बिल्कुल भी तेरे फैसले पर ऐतराज नहीं करूंगी। वह बहुत ज्यादा कोशिश करने लगती है। इस समय गुस्से और नफरत की वजह से वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और शायद यही कारण था कि वह अपने शरीर को हिलाने में कामयाब हो गई। शायद ड्रग्स का असर अब खत्म हो चुका था। वह देखती है कि जैसे ही उसका शरीर हिला, वह बहुत ही तेजी से उठती है और मेज के पास रखे चाकू को उठाकर अमित खुराना पर हमला कर देती है। सारे जड़ की फसाद वही थी। एक पल भी नहीं लगा, अमित खुराना के कंधे पर वह खंजर धंस जाता है। अमित खुराना खुद को बचा लिया था, लेकिन वह इतना जल्दी पलट नहीं पाया था, जिस वजह से खंजर उसके कंधे को चीरते हुए चली जाती है। वह दर्द से चिल्ला उठता है। यह देखकर श्रेया जोर से उसकी ओर लपकती है और काफी फोर्स के साथ एक लात उसके पेट पर मारती है, जिस वजह से वह काफी तेजी से जाकर दूर दीवार में टकराती है और जमीन पर मुंह के बल गिर जाती है। श्रेया का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वैसे भी वह पहले से बहुत ज्यादा कमजोर थी और उसके सारे बॉडी पार्ट्स इतने ज्यादा ड्रग्स की वजह से खराब हो चुके थे। ऊपर से रोज का टार्चर करना, अलग अलग लोगों का उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, इस वजह से शायद उसका शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वह जमीन पर गिरती है और खून की उल्टी उसे होने लगती है। तभी श्रेया गुस्से के साथ जाती है और उसके बालों को पकड़कर जोर से ऊपर की ओर खींचती है, जिससे दर्द के वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह उसे उसी तरह उठाकर दीवार पर जोर से पटकती है और बोलती है, घटिया लड़की, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा को छूने की? तो आर्या मुस्कुराते हुए बोलती है, बस तुम्हारे पापा को छुआ तो तुम्हारे खून खौल गया। तूने तो मेरे पूरे परिवार को मार डाला। सोच मेरे अंदर कितनी ज्यादा आग जल रही होगी। उसकी बातों को सुनकर श्रेया गुस्से में चिल्लाती है और बोलती है, बहुत आग जल रही है ना, रुक मैं तेरी आग को और बढ़ावा देती हूँ। इतना कहकर वह पास में पड़े एक डिब्बे को उठाती है, जिसमें बहुत सारा पेट्रोल भरा हुआ था। वह तुरंत ही पेट्रोल ले जाकर आर्या के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। वहीं दर्द से तड़प रहे अमित खुराना जब अपनी बेटी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उनके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत ही अपने पैंट के जेब से लाइटर निकालते हैं और उसे श्रेया की ओर फेंक देते हैं। श्रेया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वह तुरंत ही उस लाइटर को कैच करती है और फिर बिना एक पल की देरी किए उसे जलाकर आर्या के ऊपर फेंक देती है। बस एक ही पल में आर्या धूं धूं कर जलने लगती है।
आर्या की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी, पर उसके दर्द को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसका शरीर काफी तेजी से जल रहा था। धीरे धीरे उस कमरे से आवाज आना बंद हो जाती है। वहीं वह दोनों बाप बेटी मक्कारी के साथ हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं, चलो अच्छा हुआ, इसका काम तो खत्म हो गया। तभी वहां आर्या की आत्मा निकलकर आग से बाहर आती है, जो उन मक्कारों को देखती है जो बहुत ही घटिया हंसी हंस रहे थे उसकी लाश को देखकर। तभी श्रेया बोलती है, कमीनी मर गई, वरना मैं तो इसे अपने साथ आरव की शादी तक जिंदा रखती और इसे दिखाती और यह तब और तड़प तड़प के मरती। लेकिन आज इसने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया और देखा इस वजह से इसकी मौत हो गई। फिर अफसोस के साथ अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, अब मैं किसके साथ खेलूंगी, मुझे कैसे मज़ा आएगा, यह तो मर गई। अब रोज खिलौना खेलने के लिए मुझे इस जैसी लड़की कहाँ मिलेगी। यह बोलकर फिर वह दुखी के साथ अपना सर नीचे कर लेती है। फिर थोड़ी देर में वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। कहती है कि चलो ठीक है, इसका चैप्टर क्लोज हो गया, अब मैं आरव के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकूंगी। अच्छा हुआ, इसकी वजह से आरव मुझे मिल गया। मैं आरव को बचपन से ही प्यार करती थी, पर यह घटिया लड़की, यह आरव को अपने प्यार के जाल में फंसा ली थी। लेकिन मैंने इसे कितना अच्छा बेवकूफ़ बनाया। मैंने आरव को ड्रग्स दे दिया और आरव ने सोचा कि उसी ने इसे ड्रग्स दिया है। इस वजह से आरव इससे नफरत करने लगा और मैंने भी इसमें थोड़ी अहम भूमिका निभा दी और आरव को अच्छे से भड़का दिया। आरव तो अब इससे इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि इसके मरने के बाद वह इसे ढूंढने भी नहीं आएगा। मेरे रास्ते का कांटा तो अब हर तरह से ख़त्म हो गया है, अब बस मेरे लिए खुशहाल ज़िंदगी बची है। वहीं यह सब आर्या सुनकर रोने लगती है और वह भगवान से कहती है कि भगवान, ऐसा मैंने क्या किया था जो आपने मुझे ऐसी सज़ा दी है। फिर वह श्रेया की ओर देखकर गुस्से से, अगर मैं अगला जन्म लूंगी तो अगर मैं फिर से कभी जन्म ली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे तुम मुझसे कितना भी बच लो, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता है। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। इस वक्त उसके शरीर से ज़्यादा उसकी आत्मा में दर्द था। वह अपने उस जले हुए शरीर को देख रही थी, जो अब जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। बस पूरे कमरे में बदबू ही बदबू फैली थी। जहाँ वह दोनों बाप बेटी इतने आराम से खड़े थे जैसे यह उनका रोज का काम हो। अगर कोई आम इंसान होता तो दम घुटकर वहीं पर मर जाता, पर इन जैसे राक्षसों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लोग हंसते हुए वहां से निकलकर चले जाते हैं। वहीं आर्या अपनी किस्मत को कोसते हुए फिर से निढाल होकर जमीन पर गिर जाती है। इस समय उसकी आत्मा में भी इतना ज़्यादा दर्द था कि वह भी जिंदा इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहा था। वहीं शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, जो देश के नंबर 1 हॉस्पिटल में गिना जाता था, जिसका नाम आर्गन हॉस्पिटल था, वहीं उस हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में एक लड़की जोर से चीखते हुए उठी और वह अभी सिर नीचे किए जोर जोर से हाँफ रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वहीं उसकी बगल में बैठी औरत, जिसकी उम्र 40 साल की लग रही थी, दिखने में वह बहुत ही सुंदर थी और उसके पहनावे से वह किसी सभ्य खानदान की बहू लग रही थी। वह काफ़ी अमीर लग रही थी। उसके कपड़े और उसका पहनावा बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था।
वह औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती इतनी थी कि कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 40 साल की होगी। वहीं वह औरत उसे इस तरह चीखते हुए देखकर जल्दी से उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा आर्या क्या हुआ? आर्या बेटा क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चीखी? वहीं आर्या अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर में वह खुद को शांत कर लेती है तो वह अपने हाथ और पैर को देखती है जो कि बिल्कुल सही सलामत थे। वह मन में सोचती है, क्या मैं जल नहीं गई थी? तो फिर मेरे हाथ पैर कैसे सही सलामत हैं? क्या मैं बच गई थी? तभी उसके कान में जानी पहचानी आवाज आती है। जब वह अपना सर उठाकर देखती है तो वहां उसकी माँ खड़ी थी। इनका नाम आसी आहूजा था। वहीं आर्या अपने पास अपनी माँ को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। वह एकटक अपनी मम्मी को देख रही थी। वहीं मिसेस आसी जब आर्या को कुछ बोलता हुआ नहीं देखती है तो वह परेशान होते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बड़े प्यार से पूछने लगती है, बेटा आर्या क्या हुआ? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? क्या आपको बेचैनी हो रही है? बोलो ना बेटा, आपको क्या हो रहा है? वहीं अपनी मम्मी को परेशान होते हुए देख कर आर्या को समझ नहीं आता कि यह सपना है कि हकीकत है। वह बिना पल के झपकाए एकटक बस अपनी माँ को ही देख रही थी। उसे लग रहा था अगर वह एक बार भी पलक झपकाएगी तो यह सपना टूट जाएगा और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगी। वह अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। उसे इस तरह देखकर उसकी माँ फिर से बोली, बच्चा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी मम्मी को बताओ। क्या हुआ? तुम्हें क्या कहीं दर्द हो रहा है? प्लीज बच्चा तुम मम्मी को कुछ बोलो। मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? इस समय उनकी आवाज में बहुत ज्यादा चिंता थी। वहीं आर्या अपनी माँ की आवाज फिर से सुनती है तो वह थोड़ा रिएक्ट करती है और खुद को चिमटी काट कर देखती है क्या सच में वह जिंदा है। जैसे ही वह खुद को चिमटी काटती है तो उसे बहुत तेज दर्द होता है। वह समझ गई कि वह जिंदा है। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। बार बार बस अपने मुंह से मम्मा मम्मा बोल रही थी। वहीं उसकी माँ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी बच्ची क्यों उसे इस तरह से चिपक कर रो रही है? क्या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है? वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वहीं उसकी मम्मी अब आराम से उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोली, बच्चा चुप हो जाओ। फिर उसके फेस को अपने सामने करते हुए बोली, देखो मम्मा आपके सामने हैं और आप कोई सपना देखी हो क्या जो इस तरह से रो रही हो? वहीं आर्या अपनी माँ को फिर से एक बार देखती है और फिर से उनके गले लग कर रोने लगती है और बोलती है, मम्मा मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी आपको नाराज नहीं करूंगी। मैं सबसे बहुत प्यार करूंगी। दादू की और दादी की सभी की बातों को मानूंगी और कभी भी आप लोगों से झगड़ा नहीं करूंगी। बोलकर आर्या फिर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह थी कि शांत नहीं हो रही थी। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला। वहीं दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर
जब आसी उस ओर देखती है तो वहां पर नर्स और डॉक्टर चले आ रहे थे। उन्हें आता देखकर आसी घबराते हुए बोलती है, डॉक्टर देखिए ना, जब से आर्या को होश आया है वह लगातार रोए जा रही है। प्लीज जल्दी से इसे चेक करके बताइए इसे क्या हुआ है। वहीं डॉक्टर आसी को शांत कराते हुए बोलते हैं, रिलैक्स मिसेज आहूजा, आप शांत हो जाइए, मैं चेक करके बताता हूँ। वहीं डॉक्टर आर्या को बोलते हैं, बेटा मेरी तरफ देखो। तब आर्या उनकी तरफ देखती है पर वह अपनी माँ को नहीं छोड़ती है। डॉक्टर जब देखते हैं कि वह अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वह नर्स को इशारा करते हैं। नर्स उनका इशारा समझकर जल्दी से आर्या को इंजेक्शन देती है। वहीं जैसे ही आर्या को इंजेक्शन लगता है तो वह धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगती है। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगती है और वह अपनी माँ को पूरी तरह छोड़ देती है। उसका शरीर हल्का पड़ जाता है तो डॉक्टर आराम से उसे उसकी बेड पर लेटा देता है। वहीं आशी जी जल्दी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछती है, डॉक्टर मेरी बच्ची ठीक तो है ना? तो डॉक्टर चेक करते हुए बोले, हाँ वह ठीक है, शायद दवाइयों के असर के कारण कोई बुरा सपना देखा होगा इसलिए रो रही थी। फिर वह आर्या को चेक करते हैं। जब देखते हैं कि अब वह पूरी तरह से ठीक है तो वह आशी को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद अब आशी जी लंबी गहरी सांस लेती हैं। वह आर्या को देखने लगती हैं और वहीं उसके बेड के पास बगल में बैठ जाती हैं। आधे घंटे बाद आर्या को जब होश आता है तो वह उठकर अपने आसपास देखती है कि वह अभी कहाँ है। तभी उसकी नज़र अपने मम्मी पर जाती है जो उसके बेड के पास वाले सोफे में बैठकर सो रही थी। उन्हें देखने के बाद आर्या को कुछ टाइम पहले हुई सारी घटना याद आ जाती है। आर्या अपने मन में, यह कैसे हो सकता है, मैं तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे, और मेरी मम्मा की तो डेथ हो गई थी, फिर वह यहाँ कैसे जिंदा बैठी हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे ख्याल आया, कहीं मेरा रिबर्थ तो नहीं हो गया। यह सोचते ही आर्या के खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे जल्दी से बेड से उतर जाती है। तभी अचानक से उठने की वजह से उसके पैर से उसके पैरों में जोर से दर्द होता है जिस वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर आशी जी की नींद टूट जाती है और वह जल्दी से दौड़कर आर्या के पास आती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी, किसी जगह पर दर्द हो रहा है क्या बेबी? वही अपनी माँ की बात सुनकर आर्या बोली, मम्मा जब मैं उठ रही थी तो मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी बात सुनकर आशी जी परेशान होते हुए बोली, बेटा अगर तुमको कुछ चाहिए था तो मुझे उठा देती, तुमको क्या जरूरत थी उठने की? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जिससे तुम्हारे हाथ और पैर में चोट लगी है, जिस वजह से शायद तुम्हें चलने में परेशानी हो रही है। वहीं उनकी बात को सुनकर आर्या मन में सोचती है, इसका मतलब मेरा रिबर्थ उस टाइम में हुआ है।
जब मैं 14 साल की थी, तब मुझे अच्छे से याद है। मैं सड़क पर चली जा रही थी, लेकिन अचानक से पीछे से कोई आकर मुझे धक्का मारा। इससे पहले मैं उसे मुड़कर देख पाती, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं उसे नहीं देख पाई। तभी उसे याद आता है, हो ना हो उसके पीछे श्रेया आ रही थी, उसी ने उसे धक्का दिया होगा और यह बात वह सबको बताती है। तब तब वह खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम आर्या पर ही डाल दी थी और सबसे यह कहा था कि वह मुझे धक्का दे रही थी, लेकिन मैं संभल गई और वह खुद ही गिर गई, जिस वजह से सामने से आती हुई गाड़ी उसे टक्कर मार दी थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने यह झूठ इतने अच्छे से बोला था कि सभी लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। और वैसे भी आर्या बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, इसलिए उन्होंने सोचा शायद हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। वह गुस्से की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी नफरत उसकी माँ देखे। इस वक्त उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई थी और यह नफरत किसी और के लिए नहीं बल्कि श्रेया के लिए था। वह भगवान को धन्यवाद देती है कि उसे फिर से पुनर्जन्म दिया। अब वह उन लोगों से उसके किए हर जुल्म का बदला लेगी। इस समय उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वहीं उसे ऐसे देखकर आशी जी बोलती हैं, क्या बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो बताओ, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना बोलकर वह डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगती हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर आर्या अपने होश में वापस आती है और फिर उनसे बोलती है, नहीं मॉम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वह हल्का सा दर्द हुआ था क्योंकि मैं अचानक से अपने बेड से नीचे उतर गई थी। तभी उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, तुम एक बार अपना पैर और हाथ जल्दी से चेक करा लो, कहीं कुछ हुआ तो बाद में तुम्हें दिक्कत होगी। इतना बोलकर वह डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर चली जाती हैं। वहीं अपनी मम्मी को अपने लिए इतना परेशान देखकर उसे खुशी होती है। उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। वह इस वक्त को अपनी इस खुशी को लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती थी। आखिर में मौत के मुंह से एक बार बचकर वापस आने के बाद अगर सब कुछ उसके सामने पहले जैसा हो तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इस वक्त आर्या की आंखों में आंसू भर गए थे। उसने अपने उन दर्द के वक्त में अपने माँ, अपने पिताजी और अपने पूरे परिवार को कितना मिस किया था। उसने अब सोच लिया था, इस बार वह किसी को अपने आप को नहीं बर्बाद करने देगी और ना ही इस बार वह किसी अपनों को खोने देगी। इस बार वह श्रेया को अच्छी सबक सिखाएगी। इतना सोचते हुए वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसके सामने वह पिछले जन्म की सारी यादें घूमने लगती है। उसकी हर एक चीखें, उसके साथ किया गया हर एक दुर्व्यवहार किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। उसकी बंद आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगते हैं। वह कितना दर्दनाक
वक्त था। उसने कैसे उस एक एक दिन को काटा था वही जानती थी। अगर उसके शरीर में जान होती तो वह खुद को तुरंत ही खत्म कर लेती। वह इतने लंबे वक्त तक अपने आप को टार्चर नहीं होने देती उन घटिया लोगों के हाथों से। इस वक्त उसके पूरे शरीर में उसका खून उबाल मार रहा था। वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वहीं वह मन में ही बोलती है, तू इतनी कमजोर अब की बार नहीं होगी। तेरे साथ हुए हर जुल्म का बदला तुझे उन लोगों से लेना है। उन लोगों से बदला लेने के लिए तुझे भगवान ने एक बार फिर से मौका दिया है। तू खुद को इतना स्ट्रांग और पावरफुल बना ले जिससे कि तुझे उन लोगों से बदला लेने में आसानी हो। इसलिए सबसे पहले तो मुझे अच्छे से ठीक होना होगा। वह अपने मन में ही सोच रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर आर्या अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां उसकी माँ डॉक्टर से बातें करते हुए उसी के पास आ रही थी। वहीं डॉक्टर आर्या को देखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं, बेटा अब तुम कैसी हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या? तो तुम मुझे बताओ। वहीं डॉक्टर की बातों को सुनकर आर्या स्माइल करते हुए बोलती है, आई एम फाइन अंकल, मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे हाथों में थोड़ा सा दर्द बाकी है। डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और फिर उसके हाथों को चेक करने लगते हैं जिस पे गहरे जख्म के निशान थे। फिर वह चेक करने के बाद सीरियस होकर मिसेस आशी की ओर देखते हैं। जब मिसेस आशी डॉक्टर को इतना सीरियस देखती है तो वह घबरा जाती है और फिर वह परेशान होते हुए बोलती है, डॉक्टर क्या कोई सीरियस बात है? वहीं अपनी माँ को भी सीरियस होते देखकर आर्या डॉक्टर की तरफ देखने लगती है। तभी डॉक्टर मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे सीरियस होने की कोई बात नहीं है। तो उनकी बात को सुनकर मिसेस आशी बोलती हैं, फिर आपने इतना सीरियस फेस क्यों बना रखा है? उनकी बातों को सुनकर वह हंसते हुए बोलते हैं, मैं तो बस आप लोगों का रिएक्शन देखना चाहता था। वहीं उनकी बातों को सुनकर मिसेस आशी उन्हें घूरते हुए बोलती है, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। डॉक्टर विकास, जी हाँ, यह डॉक्टर विकास मिसेस आशी के बचपन के दोस्त थे और उनके फैमिली फ्रेंड भी थे। वहीं इनकी वाइफ भी इनकी फ्रेंड थी, जिस वजह से इन लोगों में बहुत ही अच्छे से बनती थी। वहीं उनके इस मजाक की वजह से आशी जी तो पूरी तरह से डर चुकी थी। वह उन पर गुस्सा करते हुए बोलती हैं, विकास देखना, मैं त्रिशा से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। वहीं त्रिशा का नाम सुनते हुए वह उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और अपना कान पकड़ते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरी खलनायक बीबी से मेरी शिकायत न करना, वरना वह मुझे पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगी। तुम्हें नहीं पता है वह मुझ पर कितना जुल्म करती है। वहीं उसकी बातों को सुनकर आशी हंसने लगती है। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर आर्या के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं आर्या की मुस्कुराहट देखकर विकास जी बोलते हैं, देखो देखो मेरी बच्ची हंसने लगी। उनकी बात को सुनकर आर्या को भी हंसी आ जाती है। तो आशी बोलती है, चलो तुमने ढंग का कोई काम तो किया, वरना तुम तो एकदम से निकम्मे और बेकार हो। उसकी बातों को सुनकर
विकास जी अपना मुंह बना लेते हैं। वह दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तभी उन्हें आर्या की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अंकल मेरा हाथ कब तक ठीक हो जाएगा और मुझे कब तक यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत घुटन सा महसूस हो रहा है। वहीं उसकी बातों को सुनकर विकास जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारा हाथ 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा और तुम्हारा डिस्चार्ज तो बस मैं अभी कर देता हूँ, क्योंकि तुम घर पर रहकर रेस्ट करोगी तो तुम्हें यहाँ से ज़्यादा आराम मिलेगा। वहीं उनकी बातों को सुनकर आर्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्या उसे जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा तो वह अपना काम आगे बढ़ाएगी। वहीं वह आशी जी को देखते हुए बोलते हैं कि आशी तुम बच्चे को लेकर जाओ, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा। वहीं उनकी बातों को सुनकर अब आशी जी हॉस्पिटल से जाने की तैयारी करने लगती है। कुछ टाइम बाद आर्या अपनी माँ और नर्स की हेल्प से जाकर कार में बैठ जाती है और उसके बगल में उनकी माँ भी आकर बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर में उनकी कार हॉस्पिटल से निकल जाती है। वही कार में आर्या अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख लेती है। उसे ऐसा करता देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपने हाथ से उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है। वहीं आर्या अपनी माँ को बहुत ही प्यार से देख रही थी, जो अपना लाड प्यार अपनी बच्ची को दे रही थी। धीरे धीरे वह सुकून से नींद की आगोश में चली जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी और उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून था। कुछ टाइम बाद उनकी कार एक बड़े से विला के गेट के सामने आकर रुकती है। उस गेट के राइट साइड में एक बड़ा सा गार्डन था। वहीं उस गेट के सामने बड़े अक्षरों में आर्या विला लिखा था। वहीं कार रुकने की आवाज से आर्या उठ जाती है और आसपास देखने लगती है। आर्या जानी पहचानी जगह को देखकर उसके होठों में स्माइल आ जाती है। वहीं आर्या को इस तरह स्माइल करता देखकर आशी जी उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, बेटा आर्या अगर तुम्हें और सोना है तो मम्मा की गोद में सो सकती हो। उसकी बातों को सुनकर आर्या उनके तरफ देखते हुए बोलती है, नो माम मुझे और नहीं सोना है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे दादू और दादी आ गए क्या और डैड कब तक आएंगे? उसकी बातों को सुनकर आशी जी बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे डैड इस समय घर पर नहीं है? तुम तो हॉस्पिटल में बेहोश थी। अपनी माँ की बात सुनकर आर्या मन में ओ गॉड मैंने यह कैसे बोल दिया, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरा तो रिबर्न हुआ है। अब मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं वक्त से पहले की बातों को न बताऊं, वरना मुझ पर यह लोग वरना सभी को मुझ पर शक हो जाएगा। यह सारी बातें तो मॉम को भी नहीं पता है, वह तो इस ट्रिप पे वापस आएंगे तब हम सबको बताएंगे और तब हमें पता चलेगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर वह मन में बोलती है, आर्या सोच जल्दी सोच क्या बोलेगी अपनी मम्मा को। वहीं मिसेज आशी बोली, क्या हुआ बेटा, बोलो भी, तुम्हें कैसे पता चला? उनकी बात सुनकर आर्या कुछ बोलने के लिए मुंह खोली ही थी कि तभी उनकी कार विला के सामने आकर रुकी और ड्राइवर बोला, मैम हम लोग पहुंच गए। उसकी बातों को सुनकर आशी जी बोलती है, चलो बेटा
छोड़ो इन सब बातों को और हम लोग अंदर चलते हैं। वह कुछ मेड को बुलाती है और उनकी हेल्प से आर्या को अंदर ले जाती है। वही आर्या मन में थैंक यू भगवान, आज तो आपने मुझे बचा लिया। अब से यह सारी बातों को मैं ध्यान में रखूंगी, वरना इसके चलते मैं किसी दिन मुसीबत में ना फंस जाऊं। वही आशी जी आर्या को गेस्ट रूम में ले जाते हुए कहा, अभी तुम ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकोगी, इसलिए तुम अभी यहीं पर आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था यहीं नीचे करवा दी है और अगर तुमको यह रूम पसंद नहीं आया तो बाद में इस रूम को तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकती हो। उसकी बातों को सुनकर आर्या हाँ में अपना सर हिला देती है। वहीं रूम में पहुंचने पर मिसेज आशी आर्या को सर्वेंट की हेल्प से बेड में बिठा देती हैं और बोलती हैं, देखो तुम्हें रूम पसंद आया कि नहीं। आर्या चारों ओर देखते हुए बोलती है, मम्मा बहुत ही अच्छा है एंड आपने रेडी करवाया है इसलिए यह और भी सुंदर लग रहा है। आर्या की बातों को सुनकर आशी जी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और प्यार से वह उसके माथे को किस करके कहती हैं, ठीक है तब तुम आराम करो, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, नहीं तो सर्वेंट्स को आवाज़ लगा देना, वह तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। और वह उन सर्वेंट को बोलती हैं कि तुम लोग आर्या के कमरे के आसपास ही रहना, जिससे उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। इतना बोलकर वह चली जाती हैं। उन्हें भी फ्रेश होना था। वहीं आर्या उस कमरे को चारों ओर देखते हुए बोलती है, थैंक यू गॉड मुझे न्यू लाइफ देने के लिए, और इस बार मैं इस लाइफ को वेस्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, और उन सभी को उनके गुनाहों की सजा भी दूंगी। यह बोलते हुए वह आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वह आंखें बंद करती है तो उसके आंखों के सामने फिर से वही भयानक नज़ारा घूमने लगता है और कुछ आंसू की बूंद उसके आंखों से छलक जाती है। धीरे धीरे वह नींद की आगोश में चली जाती है। तभी शाम का वक्त, तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से, जो कि अभी अभी आर्या नींद से जगी हुई थी, वह अपनी आंखों को मलते हुए उस ओर देखने लगती है। वह इस समय बहुत ही क्यूट लग रही थी। नींद से उठने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। जैसे ही वह अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो खुश होकर जोर से चिल्लाती है, डैड डैड आप आ गए, आप कब आए। यह और कोई नहीं, यह आर्या के डैड थे, मिस्टर रवि आहूजा, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी उम्र होने के बावजूद वह बिल्कुल किसी 30 साल के यंग बॉय की तरह लगते थे। वैसे तो उनकी उम्र 45 ईयर है, लेकिन वह बिल्कुल नए एज के लगते हैं। वहीं उसके पापा जल्दी से आगे बढ़कर आर्या को अपने गले से लगा लेते हैं और प्यार से बोलते हैं, कैसी हो प्रिंसेस। उनकी बातों को सुनकर आर्या बोलती है, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर उनसे अलग होकर उन्हें देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर से रो रही थी। उसका दिल ही जानता है आज अपने सामने अपने पिता को सही सलामत देखकर उसे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसकी एक गलती, सिर्फ एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उससे उसकी ज़िंदगी से तो हाथ धोना पड़ा, लेकिन साथ ही उसके पूरे परिवार को उसके
एक गलती की सज़ा मिली थी, और वह भी इतनी भयानक सज़ा